अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी। क्या हाल है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, कुछ और हरे भरे विजुअल्स आपको दिखाते हैं। आपको पता ही है कि पहला टेस्ट ऑल्दो हम हार चुके हैं, लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं, और हम हौसला चूंकि नहीं आ रहे हैं इसलिए हम अपने मेहमानों की बड़ी अच्छी तरह खातिरदारी भी कर रहे हैं। हम वी आर नोन फॉर दैट। आप लोगों को मेरा ख्याल है कि इफ़ यू आर नॉट इन पाकिस्तान एंड वाचिंग कहीं और से, तो आपको ये पाकिस्तानियों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वी आर अ वेरी हॉस्पिटेबल नेशन एंड एज पीपल एज वेल। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आपको पता है कि टेस्ट चल रहे हैं। कल दूसरा टेस्ट जो है वो शुरू होगा और आज दोनों टीमें ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी करेंगी। लेकिन कल यानी यस्टरडे क्या हुआ था जी, आराम तो हो ही रहा था और फिर ब्रिटिश जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ऑब्वियसली मौके का फायदा उठाया, लेजर टाइम गुजारा। और कहाँ गुजारा जी, वो मुल्तान में गोल्फ क्लब गए और वहाँ उन्होंने गोल्फ खेली। और cool does ये that sound, मुल्तान का आज मेरा लेजर डे है, आज मैं गोल्फ खेलने जाऊंगा। यानी लेजर डे में भी कोई ना कोई स्पोर्ट होना जरूरी है। वैसे दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट एंड दैट इज व्हाई आई गेस दे आर सो फिट एज वेल। अनवाइंड करते हैं मुल्तान लोग का ये इस तरह गोल्फ से क्लब अपने है, आप ये को। नया है और दिस इज बड़ा वैसे कूल लग रहा है मुझे मुल्तान वेरी का ये नाइस। गोल्फ मैंने क्लब। इसके कुछ विजुअल्स वगैरह देखे थे सोशल मीडिया पे। इट्स न्यू, वेरी ग्रीन एंड अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल। सो ये अपैरेंटली अपनी गोल्फ स्विंग्स को बेहतर करने में मसरूफ हैं, और मुझे लग रहा था घास देख के अभी बहुत पुराना नहीं है शायद ये क्लब, है ना? नहीं ना, वही तो बता रही हूँ, ये नया है नंबर वन। और दूसरा ये कि आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं, मुल्तान में भी काफ़ी ठंड है, तो वो घास ये बिल्कुल विंटर ग्रास है जो थोड़ी थोड़ी ड्राई क्रैकली भी हो चुकी होती है और ग्रीन भी होती है। यस, तो ये इन्होंने कल क्या दिन गुजारा, इस तरह अपना दिन गुजारा। और फिर कल टुमारो का तो आपको पता ही है दोबारा से टेस्ट शुरू हो जाएगा और हमारा भी टेस्ट होगा। अच्छा, वैसे आपको पता है ना गोल्फ क्लब्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। मैं इस पे वैसे अर्बन फॉरेस्टिंग पे एक लेक्चर भी दे सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा ज़मीन इस तरह से घास मेंटेन करना इट इज़ अ वेरी बिग डील, बहुत मुश्किल काम है। उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और पानी नेचुरल रिसोर्स हमारा लगता है। मकसद समझ नहीं आया आपके कहने का कि ना बनाएं गोल्फ क्लब्स। हाँ, छोटे करें मेरा ख्याल है, और उसकी जगह दरख्त लगाएं। हाँ, लेकिन कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर कोई एक दो बन भी जाए तो इसमें कोई खास बुराई भी नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, बट खैर एनीहाउ गो अहेड, मतलब कोई मसला नहीं है ऐसा। आगे चले। अच्छा जी, अब ज़रा कुछ सियासी मामलात का हम तस्करा करेंगे और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इमरान खान सियासत के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। बड़े बड़े जलसे जुलूस कितने किए थे? 55 ऑलमोस्ट किए थे, 55 लिटरली जी। कभी वैसे कॉस्टिंग इनकी निकाली जाए, इस पे भी कोई काम होना चाहिए, इस पे खबर आनी चाहिए कि कितने पैसे अब तक जलसे जुलूस, कंटेनर्स, रैलियों पे लग चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा जी, और 2 लॉन्ग मार्च भी शामिल हैं इसमें। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हाथ कुछ नहीं आया है, हुकूमत से आधा मुतालबा भी नहीं मनवा सके हैं। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि आवाम का समुंदर, लाखों का समुंदर छोटी छोटी रैलियों तक सुकड़ गया है अब। और हम ये नहीं कह रहे कि अगर कभी इलेक्शन होंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी शायद ख़त्म हो गई है या बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, लेकिन अपैरेंटली स्ट्रीट पावर इनकी कम होती हुई नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि बड़ा एविडेंट भी है, पीपल हु फॉलो इट दे वुड नो विदाउट एनी बायस। पीपल आर सॉर्ट ऑफ टायर्ड एज वेल, मुझे लग रहा है। और फिर वो जो आप मकसद चाहते हैं, एंड रिजल्ट क्या होता है, वो एंड में निकलता नहीं है। और लिटरली एक ये रैली जो है या जलसा कायम व्हाटएवर, ये एंड में फिजल आउट हुई है। ये कभी भी किसी रैली, किसी जलसे का मकसद नहीं होता कि एंड में फिजल आउट हो जाए। तो जिस तरह होता है ना किसी चीज़ की एक स्टीम निकल जाना, वो इन रैलियों का एक्चुअली अब एक नया स्लोगन आया है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, और इसके तहत लाहौर में छोटी छोटी कह रहे हैं जी, छोटी बड़ी जो भी है, इनका इरादा तो बड़ी रैलियों का ही होगा। अब आलम यह है कि खान साहब जो हुकूमत से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। नहीं, अब बाय द वे अब बात डिफरेंट ये है कि छोटी छोटी रैलियां ही करनी है, ये छोटी छोटी करनी है, ठीक है जी। बैकडोर मुज़ाकरात पर मजबूर हो गए हैं। वैसे हम इसको एज अ नेगेटिव पॉइंट एट्रीब्यूट नहीं करते। अगर कोई भी जिस भी वक्त मौजूदा मुल्क के हालात देख लें, अगर मुज़ाकरात पे आमादा हो रहा है तो हम इसको पॉजिटिव यू टर्न ही कहेंगे या पॉजिटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे। सबको बैठकर बात करनी चाहिए। सुनिए क्या अपडेट है। इनफॉर्मल राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, समझाने की कोशिश हमने की है, स्पेशली इसहाक डार साहब को जो नून लीग की तरफ से जिनका ज़्यादा है, प्रेसिडेंट को हमने कहा। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया फवाद चौधरी साहब को। और साथ ही आपको बता दें कि हुकूमत जो है ना वो अब पहले से
कहीं ज़्यादा पुरएतमाद है। ऑब्वियसली अब जिस तरह हमने एक आपको बताया ये कि पीछे क्या चल रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक वो हैंडल कर सकते हैं। पुरएतमाद भी हैं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ना सिर्फ इमरान खान की बेबसी पर खुश हैं बल्कि मुज़ाकरात के भी हक में नहीं। हालांकि डायलॉग इज़ द वे टू गो, मतलब मौलाना साहब भी वैसे खुश नहीं होते। तो साथ ही आपको बताएं कि लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने तो पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात गैर मशरूत ही होंगे और ऐसा हो भी रहा है। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो फैसला तो PDM की टेबल पे जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते। धमकियाँ, बोतान और गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। मुज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। कि असेंबलियाँ कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। हम समझते हैं कि असेंबलियाँ तोड़ना आसान अमल नहीं है, हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। असेंबलियाँ अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना है, हमने नहीं होना। पिंडी जलसे में इमरान खान ने असेंबली के तोड़ने का ऐलान करके हुकूमत के खिलाफ बड़ी चाल चली थी, लेकिन अब लगता यह है कि इस जाल में खुद ही फंस गए हैं। जो बात असेंबलियाँ तोड़ने के ऐलान से होती हुई अब इम्कान तक पहुँच गई है। पहले फैसला था, अब इरादे बांधे जा रहे हैं। आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, इसका कुछ उलट ही होना स्टार्ट हो गया। अब हुआ ये है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही असेंबली तो तोड़ना खैर दूर की बात है, अपनी काबीना में इजाफा कर रहे हैं। मतलब उनके उसके मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि तोड़नी जब है जब तो है, लेकिन जितने दो चार लोगों को बड़ी करके तोड़ेंगे। एक तो बड़ी करके तोड़ेंगे, ठीक है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा शायद, या फिर उन्होंने कहा दो चार लोगों को जिनसे वादा किया हुआ था अकोमोडेट करना है, उनको ये 4-5 हफ्ते के लिए अकोमोडेट करने में, मतलब कि वो लिटरली ना कि उनको भी आरे लगा दिया जाए। तो कल ही बाय द वे PTI के ख्याल कास्त्रो ने सूबाई वजीर का हलफ जो है वो उठाया है, जिससे इमरान खान भी लाइल्म थे, उनको खुद को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और उधर आसिफ जरदारी पंजाब में डेरा डाले बैठे हैं, आपको पता है, और चौधरी बरादरान के घर आ जा रहे हैं। पूरा उनका जो है वो चला हुआ है। अच्छा, वैसे मैं सोचता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब जहाँ डेरा डाल लेते हैं ना, इर्द गिर्द थरथली मच जाती होगी, मतलब, है ना? क्योंकि उसके बाद जो वो सोच के आते हैं ना, वो करके ही निकलते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट्स अनदर स्टोरी। तो खैर उन्हें यकीन दिलाया जा रहा है कि पंजाब में किसी तब्दीली की सूरत में वज़ीर आला जो है काफ लीग की मर्जी का होगा। तो ये भी बताया जा रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ें बार्टर ट्रेड जो हो रही है। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि एतजाज़ अहसन जो अपनी पार्टी से अलग लाइन लिए हुए थे, उन्हें भी आसिफ जरदारी की सियासी हिकमत अमली की तारीफ करना पड़ी। लगे हाथों हाँ बिल्कुल करना पड़ी, और लगे हाथों इमरान खान को आराम का मशवरा भी दिया उन्होंने। सुनिए ज़रा। खान साहब समझ ही गए होंगे कि अपने ही वर्कर्स और करिंदों को, अपने ही फॉलोअर्स को थका के उन्होंने काफ़ी उनसे खराज लिया है। तो बेहतर तो उनके लिए थोड़ी देर रेस्ट दें अपने पार्टी वालों को। मेरे ख्याल में कि अगर असेंबलियाँ तहलील करनी थी तो पहले जिस दिन ऐलान किया था असेंबलियों को तहलील करने का, परवेज़ इलाही से भी मशवरा हो चुका होता और ये असेंबलियाँ तहलील हो जाती उसी रोज। आसिफ जरदारी सबसे इस वक्त मैं समझता हूँ ज़हीन प्लेयर है गेम का, और उसने उन्होंने देखे आप कि किस तरह ये गेम खेली है कि पार्टियों को इकट्ठा करना, ये एक बड़ा कमाल था। वैसे जरदारी साहब को ना पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के एक ऑनरी लेक्चर मिलना चाहिए। लेक्चर उनको किसी इसी डीन बनाना चाहिए, है ना? चाहिए कि बिकॉज काफ़ी उनकी वैसे एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो बॉटम रिजल्ट एंड रिजल्ट जो है वो ये है कि खान साहब जो है वो बज़ाहिर अपने तमाम सियासी कार्ड्स जो है वो खेल चुके हैं। तो सब कुछ अब आप लोगों के सामने है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम महज खून गर्म रखने का एक बहाना है, और खान साहब इस वक्त नहीं इफेक्ट नहीं आ रहा, लहू गर्म रखने का है एक बार। यस ओके ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ी एक्टिंग के साथ भी आप कहा करें ना। हाँ, तो ज़मान पार्क में आजकल आपको पता ही है कि लाहौर में है मुकीम, और वो जानते हैं कि अगर असेंबलियाँ तोड़ें तो उसके सियासी नताइज ऑब्वियसली बहुत होंगे, मगर उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाहौर और पेशावर जैसी महफूज जो है सियासी पनागाहों से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो बड़ी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज एक्चुअली। हाँ, और अगर उसके बाद एक अबूरी सेटअप आता है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो बहुत से मामलात जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में हैं
वो नहीं रहेंगे फिर इनके हाथ में। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर में हमें मुनीब फ़ारूक भी कानूनी पहलुओं पे हम बात करेंगे, उनसे ज्वाइन करेंगे। वड़ाइच साहब शुक्रिया। वड़ाइच साहब अब बताइए ज़रा, अमरीकी साजिश से मामला शुरू हुआ, हकीकी आज़ादी के बड़े बड़े दावे और बयानों से सजे लॉन्ग मार्च कुछ न दे सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब तक तो इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश भी हम सभी ने देखी। अब तहरीक इंसाफ नए इलेक्शन के मुतालबे के लिए महदूद रैलियों के तरीक़ाकार को आजमा रही है, तो क्या ये तरीका या ये टूल मुतहर्रिक साबित हो सकेगा कारकुनों का जोश बहाल रखने में? इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि अपने कारकुनों को मुसलसल ऑन टोज रखते हैं। वो कभी भी उन्हें सोने नहीं देते। मुसलसल मुजाहरे, जलसे, जुलूस, बयानात, कुछ ना कुछ नई बात, कुछ ना कुछ नया बयानियाँ, कुछ ना कुछ उन्हें फीड करते रहते हैं ताकि वो बात करते रहें, सोचते रहें, लड़ते रहें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी उसी किस तरह की स्ट्रेटजी है कि जब लॉन्ग मार्च से जब वो दूसरे तरीक़ों से काम नहीं बना तो अब भी वो रैलियों के ज़रिए इस काम को जारी रखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसका मकसद बुनियादी यही है कि लोग सोएं ना, मुतहरक रहें और पीटीआई जो है उसका वोटर हर दम जागता रहे। अच्छा वड़ाइच साहब, बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता है कि एक तारीख के हसूल के लिए, इलेक्शन की तारीख के हसूल के लिए एक बैकडोर चैनल हुकूमत से मुज़ाकरात का भी खुला हुआ है। वरासत सदर और इसहाक डार गुफ्तगू का सुना जा रहा है, लेकिन सुना ये भी जा रहा है कि हुकूमत के बड़े ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान जो है वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है और वो समझते हैं कि खान साहब के पास ही हैज़ नथिंग टू ऑफ़र एनी मोर, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास हैं नहीं। तो इसलिए अब बात जो है वो इमरान खान की शराइत और मुतालबात पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। क्या आपको लगता है कि बाकी अब खान साहब के पास ख़ास ऑप्शंस हैं भी नहीं और ये सोच भी मौलाना साहब की ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो हर सूरत होने चाहिए। ये ठीक है कि फ़िलहाल अगर फ़ौरन इंतखाबात नहीं भी तो तब भी इंतखाबात के बारे में बात तो होनी चाहिए। ये तो तय होना चाहिए कब इंतखाबात होंगे। मेरा ख़्याल है सियासी पार्टियों को मुज़ाकरात के दरवाज़े कभी बंद नहीं करने चाहिए, ना मौलाना फजल रहमान को, ना PDM को, ना इमरान खान को। और इसके लिए कोई कमेटियाँ बननी चाहिए जो आपस में मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात करके चाहे आने वाले दिनों में ही आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तामीर की तश्कील नौ होनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है। इस सब के लिए भी तो मशवरा होगा। तो अभी से ज़रूरी है कि इस बारे में मुज़ाकरात शुरू किए जाएं और उन मुज़ाकरात के बारे के नतीजे में आपस में अफ़हाम व तफ़हीम की जाए। देखिए अल्टीमेटली तो रास्ता मुज़ाकरात ही हैं, लेकिन वड़ाइच साहब बज़ाहिर इलेक्शन के हुसूल का जो एक मौसर तरीका इनिशली सबको लग रहा था, असम्बलियाँ अगर तोड़ देंगे तो ज़रा एक सियासी केओस पैदा हो जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही तो ऐसा लग रहा है इनफैक्ट एक से ज़्यादा मकामात पर एक से ज़्यादा बार वो ये इशारा दे चुके हैं और क्लियर भी कर चुके हैं कि वो इस हक़ में नहीं है। हक़ में नहीं, उनके कोई इरादे ही नहीं है। हाँ, तो आपको क्या असम्बलियाँ टूटती हुई नज़र आ रही हैं, पर्टिकुलरली पंजाब की? मुझे फौरी तौर पर तो टूटती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली दोनों ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो अपने तरक्याती काम कर लें। अपने वो नहीं चाहते इतनी जल्दी तोड़ दी जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान अपनी इतनी मनमानी करेंगे, वो इनके मशवरे से ही करेंगे और इनके मशवरे से चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको आर्डर देंगे, लेकिन अगर आर्डर दे दिया और हर सूरत उन्होंने कहा कि नहीं आप असम्बलियाँ तोड़ें तो फिर मेरा ख्याल है देर नहीं लगेगी, फिर टूट जाएंगी असम्बली। राइट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ओपिनियन भी दिया और आपको ये लग रहा है कि अभी असम्बलियाँ जो हैं वो जहाँ हैं वो उसी तरह ही रहेंगी, कुछ टूटेगा नहीं। एक और ओपिनियन दिल ही टूटेंगे बस, ऐसा लग रहा है मुझे तो। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फ़ारूक हमारे साथ हैं। मुनीब, बहुत सी राय साहब से भी हमने ओपिनियन लिया है कि क्या होने जा रहा है, आपसे भी पूछेंगे। तहरीक इंसाफ के कैंप से खबर ये है कि अब सूरत हाल असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान से असम्बलियाँ तोड़ने के इम्कान तक रह गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या खान साहब ये काम करना नहीं चाहते या हुकूमत को वक्त दे रहे हैं, या फिर चौधरी परवेज़ इलाही के अपने ही प्लान्स हैं और उन्होंने फंसा के रखा हुआ है सारा मामला? तो क्या लग रहा है आपको?
बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि इमरान खान साहब का ये जो मामला ऐलान से शुरू हुआ था, उन्होंने फरोत जज्बात में कह दिया, अब वो मामला इम्कान तक आ गया। वो क्यों आया? एक तो ये कि परवेज़ इलाही साहब ने एडवाइस उनको दी है, और वो मेरे ख्याल में बड़ी पुख्ता एडवाइस है, बड़ी दुरुस्त एडवाइस है कि जी अगला साल डिलीवरी का है, तरक्याती काम होने हैं, बहुत सी चीज़ों का डिविडेंड अभी आना है, फौरी तौर पर अगर आप इंतखाबात के अंदर चले जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। साथ इमरान खान साहब पंजाब की हुकूमत को इंजॉय कर रहे हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर वो सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इनकी तमाम फैसिलिटी को इंजॉय कर रहे हैं, कम्यूनिटी इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्शन है, इसलिए कि वो बहुत से ऐसे केसेस हैं, मामलात हैं जिनके अंदर इमरान खान साहब को शायद कोई वफाकी इदारा अरेस्ट कर सकता है, कुछ हो सकता है। इस वक्त तो इमरान खान साहब के पास प्रोटेक्शन है, लेकिन क्या अगर हुकूमत चली जाए और निगरान सेटअप आ जाए तो क्या ये प्रोटेक्शन इमरान खान साहब के पास होगी? ऐसा नहीं होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपनी तरफ से उन्होंने गेम प्लेइंग की है। अगर वो ये कर भी गुजरते हैं तो शायद मामलात इमरान खान साहब के लिए इतने आसान नहीं होंगे। और पंजाब के अंदर इलेक्शन में जाना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन में जाना, शायद उनके MPA साहिबान भी इससे कोई इतने मुत्तफिक नहीं है। हाँ, वो इमरान खान साहब के आगे बोल कुछ ना पाएँ, कर कुछ ना पाएँ, ये बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने भी मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर अभी अपना फैसला नहीं किया। शायद वो अभी भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो उन्हें है वो ये कि इमरान खान साहब को लग रहा है कि इस वक्त जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो उनके हक में नहीं है। ये वो ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से सोच रहे हैं जिसकी उन्हें आदत रही है, जैसे वो अपने लिए समझते रहे हैं कि एक ब्लेसिंग है। अब शायद इमरान खान साहब को वो ब्लेसिंग अपने ऊपर नज़र नहीं आ रही, लिहाजा इमरान खान साहब ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा मुनीब कि अब एक मफरूज़े के तहत ये मान लेते हैं कि असेंबलियाँ टूट रही हैं, मुस्लिम लीग नून को सर्टनली इंतखाबी मुहिम के लिए नवाज शरीफ को प्रॉब्ली दिस इज़ द लास्ट कार्ड दैट दे हैव इन देयर पॉकेट, यू नेवर नो, और ये इतना क्लोज टू द चेस्ट भी नहीं रखा है। मतलब ये दिस प्रॉब्ली इज़ द लास्ट ऑप्शन। आपको आसार नज़र आते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ, इलेक्शन मुहिम चलाएँ, कोई बयानिया बनाएं, क्योंकि डिलीवरी तो कोई है नहीं PDM की अब तक? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अगर इन हालात में भी नहीं आते तो फिर वो कब आएंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना ज़रूरी है, उनकी अपनी जमात के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कैपिटल, सियासी कैपिटल बुरे तरीके से ब्लीड हुआ है, उसको रिस्टोर करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का वापस आना ज़रूरी है। और अगर असम्बलियाँ टूट भी जाती हैं, ख़ासतौर पर पंजाब की, तो मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड है, वोटर सपोर्टर मौजूद है। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने से वो दोबारा यूनाइट हो जाएगा, दोबारा वो उसी जोश में आ जाएगा? और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आके वही स्ट्रेंथ उन्हें दोबारा दे दी कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में है और वोटर और उनका जो सपोर्टर है, उनका वर्कर है, उसको ये पता होगा कि मेरा कायद पाकिस्तान में है, क्या वो उससे ख़ुद को दोबारा री एनर्जाइज कर लेगा और दोबारा कैंपेन भी उतनी तगड़ी होगी? ये डिपेंड करता है कि मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून को अभी मसाइल दरपेश हैं, उन्होंने अपना बयानिया बनाना है। इमरान खान साहब ने अपनी मकबूलियत शो कर दी है। पीछे जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, इमरान खान साहब को उसमें बहुत बेनिफिट हुआ है सियासी तौर पर, उन्होंने बड़ा गेन किया है, अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज किया। जबकि जो हुकूमत है जिसका PDM के अंदर मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उसका सियासी कैपिटल ब्लीड हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुनीब, थैंक यू। और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और ऑल्दो उनके दौरे हुकूमत को देखें तो शायद ही ऑल्सो हैज़ नथिंग टू सेल, बट दिस जो 8 महीने हो गए हैं PDM की गवर्नमेंट को, इनमें इसमें भी दे हैव नथिंग टू सेल सो फार, एंड इसमें भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। मौशी हालात या मौशी चैलेंजेस सबके सामने हैं, महंगाई का एक जिन जो ऑलरेडी बोतल से बाहर आकर लोगों की नींदें उड़ा कर रख चुका है। सो ये तमाम चैलेंजेस हैं। अब अपनी बस किसे कहते हैं, इज्जत ही बचाने वाले मामलात हैं। मतलब दोनों पार्टीज बेसिकली हर किसी को अपनी इज्जत बचा के और चूंकि बाय डिफॉल्ट इनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है PDM की, तो इमरान खान साहब इस कंसिडरिंग कि ये उनकी पॉपुलैरिटी है, बट इधर चूंकि कुछ है नहीं दिखाने के लिए, इसलिए उनको अपनी पोजीशन ज़रा बेहतर नज़र आ रही है। विच इज सैड, किसी को हटाते हैं तो इसी प्लान से आना चाहिए ना कि वी आर गोइंग टू डू अ मच बेटर जॉब। अच्छा, ट्रेजेडी ये है कि ठीक है जी, इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे थे, PDM आ गई, PDM के पास कौन सा इकोनॉमिक प्लान था? और अगर अब PDM भी हटती है तो इमरान खान के पास कौन सा इकोनॉमिक प्लान है? वही जो पिछले 3.5-4 साल हमने देखा है, नोबडी हैज़ अ प्लान।
मतलब ये मुल्क के हवाले से देखा जाए तो ये बड़ी एक टेंशन वाली। अच्छा जी। अच्छा, कभी कभार लोग अपने लिए ना क्या क्या अल्फाज और सब कुछ यूज़ कर देते हैं, तो ये रिसेंटली क्या हुआ जी? मेरा तो बड़ा यकीन है इन बातों पे। अब्दुल्ला, मेरी सारी बात का आपने बात ही खराब करा दी, क्योंकि मतलब खुद को तो नहीं कह सकते ना कि देखो मुझे नजर लग गई। क्यों लग जाती है नजर? हमें तो लगती रही है बचपन से। तो वैसी नजर नहीं आ रही, आपको लगेगी कहाँ? छोड़ दे। सुपरस्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने इस बार ये कहा है, वो कहते हैं कि जी उनको नजर लग गई है और मुझे भी बहुत लगती है। ओह माय गॉड, वी आर नॉट गोइंग टू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस। वो इंजरी का शिकार है ना, आपको पता है, इनको पता नहीं कौन सी इंजरी है, तो इंजरी का शिकार है और होते चले जा रहे हैं। कुछ देर से आपको पता है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक उन्होंने क्या कहा है, सुने जरा। हाँ, उनको सुन लेते हैं, इसको नहीं। अनफिट नहीं हुए, हमें नजर लग गई। और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको हम दोनों बहुत जल्दी ग्राउंड में नजर आएंगे इंशाल्लाह, फुली फिट। और ये थोड़ी सी नजर लगे तो ये तो अभी बहुत दूर है। सबर करें, इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। इस पे ना अच्छा, द आयरनी इज के शाहीन शाह आफरीदी ही वाज क्लियरली जोकिंग, ऑब्वियसली ही सेड इट इन अ लाइट मूड, लेकिन मेरे को होस्ट अब्दुल्ला ने बड़ा सीरियसली कहा था कि आपको जैसे लग जाती होती है। आपको पता है मेरी अम्मी ने तो दुआएं पढ़ना शुरू कर दी इनके लिए, फूंकना शुरू कर दिया नजर की। फिर इनके लिए? हाँ, मतलब वो तो होती ही हैं, लेकिन अब कह रहा है नौजवान लड़का भाई तो इतना टैलेंटेड है, सुपरस्टार है, शोहरत भी है और टैलेंट भी है, सब कुछ है, तो लग सकती है। देयर आर चांसेस। ओह गॉड, ओके। साथ इन्होंने ये भी कह दिया 2-3 हफ्तों की बात है, ही विल बी बैक इन द ग्राउंड एंड ही विल बी प्लेइंग एज वी आर यूज्ड टू सीइंग हिम। अच्छा, इनके साथ के हारिस रऊफ भी बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरी बात सुने कि व्हाट इज आपकी यहाँ किस चीज़ से नजर तोड़ी जाती है? आपने वो मरियम औरंगजेब वाली वीडियो देखी होगी जिसमें अंडों से उनकी अम्मी नजर तोड़ रही हैं, अंडों से तोड़ रही हैं, देखी नहीं है आपने वीडियो? हाँ, शायद। ठीक है, यूजुअली कोई टीका शीका लगा, सुरमा लगा देते हैं, कोई तवे की कालक लगा देते हैं, वो तो नजर के लिए ही लगाते हैं ना। और लाल मिर्चों से तो होता ही है मामला। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या होता है? लाल मिर्चें यूजुअली तो वो जब आंखों में जाती होंगी और उससे जो आंसू आते होंगे, उसकी भी एक टेक्निकल, तोड़ी जा रही है, उसकी भी एक जोड़ी जा रही है। वैसे ये सारे तबहम परस्ती है, अदरवाइज आप जो है नज़र की दुआ पढ़ें एंड दैट इज़ इट। लेकिन लाल मिर्चों वाला भी कॉन्सेप्ट ये है ना कि मिर्चें आप जब जलाते हैं तो उसमें अगर पता नहीं धुआं उठता है तो नज़र होती है, और अगर नहीं उठता तो समथिंग लाइक दैट। आई हैव हर्ड दिस इन माय लाइफ। या आई हैव हर्ड इट टू, नेवर डन इट दो। सो आपकी अम्मी ने कभी नहीं किया आपके लिए? आपको नज़र लगती नहीं होगी। मे बी, मुझे नहीं पता ना इन चीज़ों का, सो आई डोंट, मतलब आई नो कि लगती होगी किसी को, लेकिन नहीं लगती होगी। मुझे नहीं लगी नज़र, इनको बहुत लगती है। जंगली हयात से प्यार करने वालों के लिए पिछले एक दो हफ्ते जो है ना वो काफ़ी अफसोसनाक इसलिए गुजरे हैं क्योंकि 2 नायाब तेंदुए मौत के मुंह में चले गए। और चंद दिन पहले आपको बता दें कि शाहराह कागान पर बेहोशी की हालत में तेंदुआ मिला और वाइल्ड लाइफ हुकाम ने इसे बचाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाया। ये गिर गया था अपेरेंटली, कागान वाला तो यही पता लगा था, या पोस्टमार्टम भी हुआ था इसका। हाँ, और तेंदुआ पहाड़, हाँ मैंने सही बताया आपको, पहाड़ी के गिरने की वजह से ये हलाक हुआ। दूसरा तेंदुआ, अच्छा इस्लामाबाद में जो मागला हिल्स है ना, वहाँ पे भी एक तेंदुआ निकला है और वो भी फिर नहीं जानवर हो सका, वो भी बुलंदी से गिरा था। ये दोनों गिरे ही थे भाई। तो क्या हो रहा है? तेंदुओं का बैलेंस आउट हो रहा है या इनके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, यही बात करनी है एक्चुअली। यू नो व्हाट, हम वी आर गोइंग टू आस्क, और हमें इसके लिए ज्वाइन किया आज मोहम्मद वसीम साहब, जो कि मैनेजर कंजर्वेशन WWF है पाकिस्तान में, और हम किस तरह से अपनी जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इस मौजू पर हमने उनको ज़हमत दी है। अच्छा, ये बताइएगा वसीम साहब, शुक्रिया। एक तो हमारी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी अक्रॉस द कंट्री, क्या स्टेटस है अभी उनका? क्या वो ख़तरे के लेवल से बाहर आ गई हैं या फिर अभी भी कुछ हैं ऐसी जंगली हयात जो इंडेंजर्ड ही कंसिडर होंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन, बेसिकली इंसानी आबादी जो पाकिस्तान के अंदर और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो इजाफा से, और साथ साथ जो नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, और इंसानी अपनी ज़रूरियात के लिए इंसान ने उन जगहों को, उन मस्कन को कन्वर्ट करना शुरू कर रखा है। तो बेसिकली आप ये समझें कि जो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जब स्पीशीज़ को हम कहते हैं कि आ रही हैं,
तो वो मेजर रीज़न उनके हैबिटेट लॉस की वजह से आता है कि जिस टाइम पे एक वाइल्ड लाइफ स्पीशी को अपना हैबिटेट नहीं मुयस्सर होता और उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उसकी पॉपुलेशन के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। तो येस, पाकिस्तान के अंदर भी जैसे बाकी ममालिक के अंदर भी हैं, इसी तरह से बड़ी तेज़ी से इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, जिस तरह से डॉल्फिन है, स्नो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है, इंडियन पेंगुलिन जिसको हम कहते हैं, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी मज़ीद स्पीशीज़ भी हैं जो कि इस टाइम पे ख़तरे से दो चार हैं। अच्छा वसीम साहब, ये बताइएगा कि ये तेंदुआ जिसको के साथ हमें वीडियो वगैरह भी दिखा रहे हैं, मतलब 1-2 हफ्ते में 2 गिर के उनका इस तरह मर जाना या फिर इंजरीज होना, ये क्यों हो रहा है? मतलब वो क्या अपनी हैबिटेट से बाहर निकल आए हैं, एक्सपोज हो गए हैं? इसका रीज़न क्या आप देंगे? अच्छा है ऐसे कि मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हमने पाकिस्तान के अंदर 2011-12 के अंदर जब पहला रेडियो कॉलर किया एक कॉमन लेपर्ड को और उसको स्टडी किया 2 साल के लिए, तो हमें ये पता चला कि कॉमन लेपर्ड की टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर जो हैबिटेट है उसके अंदर बड़ी है, इसको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने फूड और प्रे को आइडेंटिफाई करने ढूंढने के लिए, और उसको सर्दी के अंदर स्पेशली जो मौसम सरमा स्टार्ट हो रहा होता है उन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह से ये कागान वाला जो केस हुआ, तो इसके अंदर तो एलिमेंट स्नो का भी है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ आना शुरू हो गई, ठंड ज़्यादा होना शुरू हुई, और जो इसका प्रे बेस या लेपर्ड जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फूड के लिए, मंकीज़ हो गए, लंगूर हो गया, इसी तरह से बाकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो सारी नीचे आबादी की तरफ आ रही होती हैं, तो उसी में लेपर्ड को भी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। ये जिस टाइम पे ऐसी लोकेलिटीज़ और ऐसे एरियाज से शिफ्ट हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसमें से स्ट्रगल के दौरान इस तरह के इंसिडेंसेस आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं कि उसके अंदर भी बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट के अंदर भी। पहले स्नोफॉल से पहले सर्दी आते आते थोड़ा सा वक्त लेती होती थी, अब अचानक से एकदम से स्नोफॉल पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इंटेंसिटी ऑफ द वेदर जो है वो एक मेजर रीज़न है। बाज़ टाइम पे एनिमल्स को बड़ा क्विकली मूव करना पड़ता है, बहुत सारी स्पीशीज़ उस एरिया से वहाँ से मूव कर रही होती हैं, हैबिटेट क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। इसी तरह से बाज़ टाइम पे हम देखें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है या ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है, क्योंकि जिस टाइम पे लेपर्ड आबादियों के करीब आता है तो हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे लाइफ स्टॉक के ऊपर ये लोगों की जो होती हैं वो फ्रीली ग्रेस कर रही होती हैं, उनके ऊपर अटैक्स करते हैं, और उन अटैक्स के नतीजे में इन रिएक्शन या रिटेलिएशन में कम्युनिटीज़ जो हैं वो इसके बिहेवियर को नहीं समझ पाते, इसको समझने का वक्त नहीं दे रहे होते, और उसमें बाज़ टाइम पे पॉइजनिंग कर देते हैं और बाज़ टाइम पे इसकी किलिंग भी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वसीम साहब। अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ा अच्छे से हमें समझाया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या वजूहात हो सकती हैं इन वाक़यात। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ख़ास तौर पे जिन लोगों को रीडिंग का शौक हो और मुताले का शौक हो, सही कहा है? बिल्कुल सही कहा है आपने। इसी अगर आपने मुताला कही दिया है तो एक शेर भी हमने निकाल के रखा हुआ है, हम नशीनी अगर किताब से हो इससे बेहतर कोई रफीक नहीं। वैसे दैट इज, आई एग्री विद दैट टोटली, बिकॉज़ द वे, यस, क्योंकि आई आल्सो मुताला, सो आई नो व्हाट। अब गड़बड़ हो रही है, अब गड़बड़ हो रही है, अब रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा खैर, जो जिनको रीडिंग वगैरह का शौक है तो उनके लिए जी ईद होने वाली है, बिकॉज़ कराची में 4 रोज़ा एक बुक फेयर जो है वो लग रहा है। ये हर साल लगता है एक्चुअली, और इट इज़ अमेजिंग द बुक्स दैट यू फाइंड देयर, वो सही ट्रेजर्स जो होते हैं ना, वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। और ये आलमी कुतुब मेला 2020 एक्सपो सेंटर में आज 2022 आज से शुरू हो रहा है, और ये तकरीबन जी 40 पब्लिशिंग इदारे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि क्या क्या किताबें होंगी इधर, और पाकिस्तान भर से 136 नामवर पब्लिशर्स भी अपने स्टॉल लगाएंगे। कुछ आपको पिछले साल के, मेरा ख्याल है हम आपको विजुअल्स इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक्सपो सेंटर पे होता है तो आप जरा इमेजिन कर ही लेंगे। अच्छा, कुछ ई बुक्स के भी एक ट्रेजर कलेक्शन होगा। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैरिंग अ फिजिकल बुक तो PDF फाइल्स की सूरत में आपको बहुत सारी किताबें ई बुक्स में मिल जाएंगी। सो
आप अपने मोबाइल पे रखें जब जी चाहे। This is a very convenient way as well because बहुत सी किताबें आपकी एक ई बुक में आ जाती हैं, वरना तो किताबों का एक हुजम जो होता है वो इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा होता है। एक्सेप्ट आई लव रीडिंग फ्रॉम अ बुक, मतलब जब तक आपने किताब हाथ में ना पकड़ी हो ना तो वो उसका वो सेंस नहीं रहती। तो जाएं ज़रूर, फिरें इधर और किताबें अपने लिए आपने। बच्चों की किताबें भी बहुत अच्छी होती हैं। अब एक और मंजर है जिसके लिए मेरे पास कोई शेड नहीं है। चूहा जरूर है, जो इन इटसेल्फ एक मूवी चल रही है तो उसमें हमने शेर हमारे पास शेर नहीं है, हमारे पास चूहा है उसके लिए। देखें जरा। ओह दैट, यस, ठीक है। तो एक मीटिंग चल रही और सब मजे से बातें कर रहे हैं, लेकिन असल मजे तो किसी और के ही चल रहे हैं। और बिल्कुल, ये बड़ी वेट करें और ये देखें कि ये क्या हो रहा है। ये पौरी हो रही है। ये एक नाइटमेयर सिचुएशन है, मतलब कि अच्छा मेरी बात सुनिए। और कोई मैं पता मैं आई कैन नॉट शुगर कोट इट और हाउ क्यूट और मैं मतलब नो हंसी मजाक नथिंग। ये एक नाइटमेयर है जो सामने हो रहा है। एक मीटिंग चल रही है और फूल शूल ये पूरी डेकोरेशन, एक सेंस तो यही होती है कि बड़ा स्टेराइल एनवायरनमेंट है, बड़ा साफ सुथरा किस्म का है। और सामने देखें आपकी प्लेट में पड़ा हुआ केक एक चूहा खा रहा है, छुप के वारदात डाल रहा है। और मीटिंग में बैठे हुए अफराद को मुझे लग रहा है इस बात का इल्म भी नहीं है कि उनके चूहे पे कोई नहीं, उनके केक पे उनका चूहा हो सकता है। ये उनका चूहा हमला कर चुका है। लेकिन बैठा हुआ खड़ा हुआ जो कैमरामैन था, या फिर इफ एनीबॉडी इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, उसने इस पे नजर रखी हुई है और वो इस वारदात को क्या खूबसूरती से कैप्चर कर चुका है। बात ये है कि जहां बैठे हो उस कमरे में अगर चूहा हो और बहुत सीरियस डिस्कशन भी चल रही हो तो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन गो टू हेल, क्योंकि आपकी नजरें उस चूहे पे ही होती हैं कि वो कब आपकी तरफ आएगा या क्या होगा। अब्दुल्ला, जितने इत्मीनान से ये जो सर जी सामने बोल रहे हैं उनके सामने है, हो सकता है उनका पालतू बड़ी दुनिया में पेट्स भी होते हैं। अच्छा मेरी बात सुने आप, मुझे नहीं पता था ये बातें कि चूहे वर्टिकल, लाइक ये दीवार है, वर्टिकल दीवार पे चल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखें जी। और चूहे द साइज ऑफ बिल्लियां भी देखी हुई। चूहे द साइज ऑफ बिल्लियां, ये मैं अपने मोहल्ले की बात बता रहा हूँ। और चूहे बिजली की तारों पे भी हाई टेंशन वायर पे चल रहे होते हैं। मुझे टेंशन होती है कि इन्हें करंट क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अभी चंद महीनों पहले तक चूहों से बहुत तंग रहा हूँ। हाँ, आपको पता है कि मैं जाली का दरवाजा अपने टेरेस की तरफ नहीं खोल सकता क्योंकि वो जाली काट के अंदर आ रहे थे। हाँ, जाली काट। सो इट हैज टू, द होल हाउस हैज टू बी पैक्ड। मतलब आप क्या करें, आप फिर मफलूज से हो जाते हैं। कोई ताज़ा हवा नहीं आ रही क्योंकि चूहे आ जाएंगे ताज़ा हवा के साथ। बताइए, ये तो एक वो एज आई हैव नो अदर वर्ड्स, दिस इज नाइटमेयर जस्ट टू डिटेक्ट अ चूहा इन योर वर्क प्लेस या फिर आप घर में या कहीं भी। अच्छा जी, ज़रा पंजाब की सियासत, बदलती हुई सियासत पे हम बात करेंगे। रईस अंसारी साहब, कल इन्होंने तफसीली मुलाकात की है चौधरी शुजात हुसैन साहब से भी। वैसे तो रईस साहब, पहला सवाल यही था कि चौधरी साहब को अदरवाइज डिसाइफर करना ज़रा मुश्किल होता है ऑन अ वीडियो कॉल और अ वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। तो आपकी कैसी रही मुलाकात, क्या क्या बातें की उन्होंने आपसे दिल की, कौन सी बातें आप हमें बता सकते हैं, कौन सी आप हमें पर्सनली बताएंगे? देखें, चौधरी शुजात साहब जो हैं वो आपको पता है बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और वो हालात को देख के चलते हैं। मेरी उनसे कल काफ़ी देर मुलाकात रही और जो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात की उसमें तो उन्होंने यही बताया, मतलब ख्वाहिश ज़ाहिर की। ख्वाहिश जो होती है आपको पता है कि वो किसी वजह से पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि असम्बली कोई भी नहीं टूटनी चाहिए, अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, पंजाब में भी पूरी करें, सेंटर में भी और बाकी सूबे भी पूरी करें। लेकिन हमने बहुत कुछ समझ लिया उनकी इस ख्वाहिश के इजहार में ही। मतलब टूटनी नहीं चाहिए तो उम्मीद है, लेकिन वो कहते क्या, टूटेगी कि नहीं टूटेगी? नहीं, हाँ, मैं कुछ मेरी बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं टूटनी चाहिए, ना पंजाब टूटनी चाहिए, इसको मुकम्मल करना चाहिए सेंटर को भी। और सबसे अहम बात ये थी कि जब परवेज़ इलाही अलहदा हुए थे तो उसमें उस वक्त ये समझा जा रहा था कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के जो रास्ते अलहदा हो गए हैं। कि चौधरी साहब ने ये ज़रूर कहा कि मेरी सियासी राब्ते नहीं है परवेज़ इलाही से, लेकिन कौमी अमूर पर मैं उनसे मशवरे देता रहता हूँ। हत्ता कि जो फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ हमला करने का जो FIR दर्ज हो रही थी, इसे ना दर्ज करने का भी मैंने ही कहा था। तो ये आप समझें कि जो परवेज़ इलाही को मशवरे मिल रहे हैं, सियासी जो मशवरे हैं, वो किसी तरह से भी जो शुजात जो है उनसे दूर नहीं है, उनको सियासी मशवरे बाकायदा तौर पर दे रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब उनसे सियासी मशवरे ले भी रहे हैं।
वो ये कहना उनकी अलग बात कि मैं सियासी रब्ता नहीं उनसे, लेकिन जो FIR जो हमला हुआ था इमरान खान पर और जो FIR जो है उसमें फ़ौजी अफसरान का नाम ना आना, ये भी एक सियासी मशवरा है मेरे नज़दीक। ये कोई ऐसा कोई फौजदारी मसला नहीं था। तो क्योंकि इस किस्म की FIR होने से कि सियासी मसाइल ही पैदा होने तो ये भी आपके इत्तलात के मुताबिक मशवरा चौधरी शुजात ने दिया था परवेज़ इलाही साहब को? जी, उन्होंने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा है चौधरी साहब ने कि मैंने ही मशवरा दिया था कि फ़ौजी अफसर का नाम शामिल ना किया जाए। तो जो उन्होंने कहा कि मेरे सियासी राब्ते नहीं है परवेज़ इलाही से, तो अब ऐसे ही नज़र आ रहा है कि सियासी राब्ते तो हैं, ये सियासी मशवरा है, ये कोई फौजदारी मशवरा। तो जरदारी साहब से क्या बातचीत कर रहे हैं आजकल? ये मैंने उनसे ये भी पूछा कि जरदारी साहब ने आपको कोई तो पंजाब के बारे में मशवरा दिया होगा, तो चौधरी साहब ये कह लें कि ज़ोर से हंसे थे। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं, खाली इयादत करने आ गए, वो तो फ़ोन पे भी हो जाती है। तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए फिर हंसे ज़ोर से। तो उसने कहा नहीं बस वो पूछने आए थे गपशप की मुल्की हालात के बारे में। मैंने उन्हें कहा कि तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाएँ, बात ठीक हो जाएगी। और उन्होंने ये भी मुझे कहा कि अगर इमरान राज़ी हो जाएँ तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा कि एक टेबल पे बैठ जाएँ ताकि मुल्क के माशी हालात को ठीक करें और मुल्क को बुरान से निकालें। और दूसरी अहम बात यह कि इस वक्त जो है आप देखें जो मसला परवेज़ इलाही का चल रहा है, जो चौधरी परवेज़ इलाही ने बयान जारी किया, अचानक मीडिया पे इस तरह वो आ नहीं रहे थे, और जो मोनिस इलाही ने बयान जारी किया, तो उसमें तो हमें अब ऐसा लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो फिर दोराहे पे खड़े हैं। जैसे पहले हुआ था कि जब वो PDM में चले गए थे, नून लीग से पूरी मुफाहमत हो गई थी, जरदारी साहब को जाके मिठाई खिलाए रात को 12:30 बजे, और अगले दिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। अब इस वक्त भी दोराहे पे वो इमरान खान की तरफ गए हैं। उन्होंने कहा जब आप कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, मोनिस कहता है आपके लिए जान भी हाजिर है, असम्बलियाँ तो दूर की बात है। लेकिन जो अब दूसरी तरफ देखें वो जो उनके बयान आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान से दूर होते चले जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इमरान खान उनसे असम्बलियाँ तुड़वा लेंगे। ये अच्छा, ये जो मामला कल सामने आया, खयाल कास्त्रो जो हैं वजीर बन गए, मतलब एक तरफ काबीना में एक्सटेंशन हो रही है, दूसरी तरफ शाह महमूद शाम में आके प्रेस टॉक करते हैं, कहते हैं जी मीटिंग में फैसला हुआ है, पता नहीं इरादा बांध लिया, समझ ही नहीं आ रहा ना अब ये मामला। ये भी इमरान खान के एक्चुअली इल्म में नहीं था, बताइए। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए कास्त्रो जो है वो MP है उसका तहरीक इंसाफ का, तो उसको मिनिस्टर बनाने के लिए हर सूरत में इमरान खान से अप्रूवल होनी चाहिए थी। तो इमरान खान को तो उसको मिनिस्टर बनने का इल्म भी नहीं था। उनके तो इल्म में ये था कि शायद किसी इदारे का सरबराह बना रहे हैं, कोई बैतुल माल का बना देंगे या किसी अथॉरिटी का सरबराह बना देंगे। लेकिन जब उन्हें बताया तो उनके तो ये बात इल्म में नहीं थी। तो इससे तो एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि अगर कुछ MPA जो ख़ुद परवेज़ इलाही वज़ीर बनाते जा रहे हैं, तो वो कुछ MPA जो है मेम्बरान जो उनको अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं। और इसलिए ला रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही जो है इस वक्त वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ टूट जाएँ। उनका भी ये पूरा जो है ज़ोर है कि असम्बलियाँ जो है अपनी मुद्दत पूरी करे। और दूसरा पंजाब की अगर सूरत हाल देखें इसमें, तो 180 तहरीक इंसाफ की सीट्स हैं 371 में से, और 180 अपोजिशन के पास है, नून लीग और उनके अतादी पीपल्स पार्टी और जो आज़ाद और राहक पार्टी है। तो ये 10 वोट ही मैटर करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के। तो अगर कोई बात बनी, तो अगर इमरान खान ये असम्बली ना तोड़ी परवेज़ इलाही ने, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने रिज़ाइन दिए असम्बली से, तो वो तो 190 नंबर पूरे। अगर जो इस वक्त अपोजिशन की जो सीट्स हैं और परवेज़ इलाही के पास जो 10 वोट हैं, तो वो तो कि पूरी की पूरी क्या ये कह लें कि पूरी 190 उनके पास हैं, फिर तो असम्बली कहीं भी नहीं जाती। और पंजाब असम्बली का लॉ ये है कि अगर फर्स्ट रन में आपके पास 186 ना हो, तो सेकंड रन में पंजाब असम्बली में जितने MPA बैठे होंगे उनकी मेजॉरिटी गिनी जाएगी, हुकूमत उसकी कायम रहेगी। तो इस सूरत में इमरान खान जो है उनको बड़ी मुश्किल का सामना है। और परवेज़ इलाही जो है, जो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, वो रजिस्ट कर रहे हैं। और इमरान को भी उन्होंने मुख्तलिफ ये क्या हीले बांधने कह रहे हैं कि अभी हमने टेंडर किए हैं, तरक्याती काम जारी हैं, फ़लाँ चीज़ जारी है, फ़लाँ चीज़ जारी है। इमरान को ये कह दें कि उन्होंने अभी फ़िलहाल लॉलीपॉप दिया है कि इसको आप पकड़ें अभी, और अभी असम्बली टूटने का टाइम नहीं है। और वो मीडिया पे सामने आ रहे हैं, पब्लिक के उनकी अपनी राय भी दे रहे हैं कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते। और यही चौधरी शुजात की राय है कि असम्बलियाँ नहीं टूटनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे बातें हुई हैं, उसमें तो उनको पूरी उम्मीद है
कि ये असम्बलियाँ टूटेंगी नहीं, पंजाब असम्बली जो उसी तरह चलेगी। बल्कि उनको ये भी है चौधरी शुजात को कि जो वफाक की जो असम्बली है वो शायद अपना मुद्दत जो है पूरी करने के बाद भी इलेक्शन ना हो, वो आगे बढ़ जाए। और उनका जो ख्याल है कि ये वो आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि जो अगस्त में टेन्योर पूरा हो रहा है वो आगे चला जा सके। जी जी जी। तो इसलिए जो इस वक्त पंजाब के हालात हैं वो आपके सामने हैं और पब्लिक के सामने भी हैं। तो कोई पब्लिक के सामने भी हैं और अगला साल जो है वो डिलीवरेंस का साल भी है। जाती हुई हुकूमतों अब जो दोनों ही सॉर्ट ऑफ नई, पंजाब में तो चलें अभी भी इत्तेहादी हैं, पीटीआई पहले भी बरसर इक़्तिदार थी, लेकिन पीडीएम का पता नहीं क्या बनेगा, क्या डिलीवर करेंगे। थैंक यू आपका रईस साहब फॉर अ लॉट ऑफ इंसाइट जो आपने हमें दी है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। एक ट्रिब्यूट which has a lot of songs in it देना चाहते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, उसमें बहुत कम ऐसी हीरोइंस हैं जो कि जिन्हें अदाकारी भी आती हो और डांस रक्स भी आती। डांस क्या होता है ये? क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना वो डांस कहते हैं। डांस ही रखें आप इसको। नहीं, वो डांस कहते हैं तो मैं भी डांस कहूँगी। तो अभी आप वो मुझे वीडियो नहीं दिखा रहे थे किसी शादी की जिसमें बड़ा अच्छा डांस हो रहा था? देखिए उसमें डांस ही था ना, तो रक्स कैसे हो सकता है? तो रानी की जी हम बात कर रहे हैं और रानी का शुमार भी ऐसी हीरोइंस में था और बहुत She was stunning. known for her dancing style and she was obviously बहुत अच्छी अदाकार। Let's talk about some cricket, क्योंकि पता नहीं क्या 15 मिनट क्रिकेट की हम बात ना करें तो आपका बीपी लो होना शुरू हो जाता है। और जब क्रिकेट हो रही होती है तो वैसे फिर भी हो रहा होता है लो बीपी। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो हैं इस वक्त मुल्तान स्टेडियम में। ही इज गोइंग टू जॉइन अस। और हमने आपको कहा था ना कि आज जो है वो प्रैक्टिस होगी और कल ऑब्वियसली मैच होगा, लेकिन आज इतनी धुंध थी कि सुबह का जो टाइम था 9:30-10 बजे का गालमन, उस वक्त तो प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई। तो अब लगता है कि धुंध जरा सेटल हुई है। फॉग मुल्तान में भी बड़ी फॉग है। मुल्तान में वैसे क्या स्मॉग तो आई होप नहीं होगी। फॉग तो इस महीने में धुंध तो होगी, लेकिन उसमें धुआं और पोल्यूशन की आमेजिश शायद कम हो। ये लें जी, हमने ये कौन लटका हुआ है दीवार से? नहीं, दीवार से नहीं लटका हुआ, कट आउट है। अच्छा देखिए, अब फॉग में सही तरह चीज नजर नहीं आती ना, तो वाकई कोई एक्चुअल लटका हुआ है। हाँ, मैं समझा कोई बल्ला लेके लटक गया ऑलरेडी। तो दिस इज द क्रिकेट स्टेडियम इन मुल्तान और फॉग थी डेफिनेटली। ये थोड़ी देर पहले के मंजर आपको दिखा रहे हैं, तो ये फॉग अभी कम होना स्टार्ट हो रही है जैसे कि हम सुन रहे हैं। बट थोड़ी पिछले घंटे में हमने आपको मुल्तान का गोल्फ क्लब भी दिखाया था ना। मुल्तान has some good sporting avenues and now housing society as well, and obviously housing societies go without saying। अच्छा, अतीक रहमान के पास चलना है या पहले आपने? बिल्कुल। सो अतीक के पास हम जाएंगे और अतीक से, अतीक बताइएगा कल तो ये गोल्फ खेलते रहे, आज के क्या इरादे थे और बाकी जो दिन बचा है वहाँ पे क्या होगा? देखिए, आज तो दोनों टीमें यहाँ ग्राउंड पहुंची है। उनका ये पहला ही प्रैक्टिस सेशन है और कल से जो है वो टेस्ट स्टार्ट है। धुन तो यहाँ पर जिस तरह आप बात कर रहे थे, धुन तो होती है, लेकिन असल जो है उस धुन की टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। मैं आपको गुज़िश्ता 2 दिन की अगर रिपोर्ट दूं तो पीर के रोज जो है लगभग कोई 10 बजे तक तो मुकम्मल धुंध थी, नहीं उसमें आप एक बॉल भी करा सकते थे, लेकिन उसके बाद धुंध कम शुरू होना हुई और उसके बाद फिर मंगल के रोज जो है वो 9:30 बजे ही जो है वो धुंध कम होना शुरू हो गई थी। आज भी शेड्यूल पाकिस्तान की और इंग्लैंड की टीमों का 10 बजे यहाँ पे शेड्यूल था कि ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे, लेकिन उसी धुंध की वजह से 1 घंटे जो है ये आगे बढ़ाया गया। तो अब दोनों टीमें यहाँ पे पहुंच गई हैं और टीमों ने पहुंचते ही अब्दुल्ला सुल्तान सबसे पहले जो सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है वो मुल्तान की पिच है, क्योंकि पिंडी की पिच पर बहुत ज्यादा जो है बहस हो चुकी, तनकीद हो चुकी और कप्तान नाराजगी का इजहार भी कर चुके। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा तवज्जो मुल्तान की पिच है और उस पर बहुत ज्यादा काम भी किया गया। और कल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान और टीम मैनेजमेंट के कोई लगभग 5 से 6 लोग जो है वो विकेट के ऊपर मतलब विकेट के पास बैठे हुए थे और तैयारी के अमल में मसरूफ थे। तो पिच तैयार हो गई है। अभी इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, उनके कप्तान ने, बैन स्टोक ने जो है विकेट का बगौर जायजा लिया है। पाकिस्तान टीम के कप्तान भी जो है वो आज जायजा लेंगे, जो कि सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ, और मैनेजमेंट तो विकेट देख चुकी है, लेकिन खिलाड़ी और कप्तान जो है वो आज जो है पिच का मुआयना करेंगे। और पिच देखते हैं, कोशिश तो ये की जा रही है कि ये इसका पहला सेशन हो चाहे आखिरी सेशन हो, ये विकेट बैटिंग के लिए भी उतनी ही साजगार हो और बॉलर्स के लिए भी जो है उतनी ही साजगार हो कि उनको विकेटें मिल सकें। तो स्पिन ट्रैक बताया जा रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का शोबा तो खुद हमारा कमजोर हो चुका है, तो वो ऑप्शन तो हमारे पास अब होगा नहीं कि हम फास्ट ट्रैक यहाँ पे तैयार करें, क्योंकि शाहीन नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, और बैटिंग ट्रैक हम बनाएंगे नहीं क्योंकि पिंडी में बहुत ज्यादा जो है तनकीद हो चुकी है। तो अब रह जाता है आपका स्पिन ट्रैक। तो लगता है स्पिन के जाल में
फंसाने के लिए पाकिस्तान टीम ने जो हिकमत अमली बनाई है। तो स्पिन ट्रैक थोड़ा सा यहाँ पे अब्दुल्ला मुझे नजर आ रहा है कि उनको फेवर करेगा। अब पाकिस्तान टीम हारिस रऊफ की जगह किसको खिलाती है, आया वसीम जूनियर को खिलाती है या फिर एक स्पिनर नोमान को इजाफा करती है, ये फिर टीम मैनेजमेंट की आज मीटिंग होगी, विकेट देखेंगे तो उसके बाद ही अब्दुल्ला और हुमा डिसाइड होगा कि अच्छा टिकट्स की क्या अपडेट है सेल की? मुल्तान वाले कितने इंटरेस्टेड हैं सीरीज के लिए, इस मैच के लिए जो उनके शहर में अब होने वाला है, क्रिकेट स्टेडियम सजेगा? अब्दुल्ला ये इस टेस्ट को, पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट को मुल्तान लाए इसी वजह से हैं कि शायकीन की वजह से यहाँ पर शायकीन का जोश खरोश जो है वो बहुत ज्यादा रूट पर होता है। अगर आप कराची में कराएं या लाहौर में टेस्ट कराएं तो वहाँ ऑलरेडी इतनी ज्यादा क्रिकेट हो चुकी है तो वो रेड बॉल क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा कम तवज्जो होती है। लेकिन ये मुल्तान की तरफ क्रिकेट को इसी वजह से लेके आए कि फैंस यहाँ पर आए और हम देख रहे थे कि फैंस बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। हालांकि उनकी पार्किंग एरिया बहुत दूर है, सिक्योरिटी का यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा उसके अमल से गुजरना पड़ेगा शायकीन को। ये तकलीफ को शायकीन उठा लेंगे क्योंकि उनको क्रिकेट का इतना शौक है, उनके शहर में क्रिकेट आई है, फिर इंग्लैंड जैसी टीम आई है, डैन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी बड़े बड़े हैं, फिर पाकिस्तान टीम के यहाँ पे खिलाड़ी हैं। तो ये जो उनके तवज्जो होती है, ये खिलाड़ियों को जो है छोटी मोटी तकलीफें, सिक्योरिटी का अमल और पार्किंग दूर और पैदल ज्यादा चलना जो है, डाई हार्ट फैंस होते हैं जो स्टेडियम आते हैं अतीक, उनको तो बिल्कुल ये, बल्कि ये भी पार्ट ऑफ एडवेंचर ही हो जाता है कि कहाँ जी हमने पार्क किया और फिर हम गए, तो दे लाइक इट डेफिनेटली। हम एक्साइटेड अबाउट दिस। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी हुमा, मैं यही कह रहा था, इसलिए में ये लोग एंजॉय करते हैं। दूर पार्किंग होती है, चलते हैं और टेस्ट मैच सुबह शुरू हो जाते हैं और यहाँ के लोग तो हैं ही सुबह उठने वाले सुबह सवेरे। तो मुझे लगता है कि पहले सेशन में ही यहाँ पर जो है वो आवाम जोक दर जोक जो है स्टेडियम का रुख करेंगे और फिर इंग्लैंड के फैंस भी 12वीं आर्मी के भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। तो जहाँ मुकाबला पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड का हो रहा होगा, वहीं इंक्लूजर्स के अंदर पाकिस्तानी फैंस और इंग्लैंड के फैंस के दरमियान जो है वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त, थैंक यू सो मच अतीक रहमान फॉर गिविंग अस एन अपडेट। अच्छा जी, कुछ देर में प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, धुन जो है वो सेटल हो गई है और कल तो ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट होगा ही। तोशा खाना से क्या कुछ सामने आ रहा है? तोशा खाना की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ और आया है। कहते नहीं 3 बार मैं कहानी अच्छा जी, तहकीकात के दौरान आपको ये बता दें कि पता चला है कि इमरान खान जिस दुकानदार को घड़ी फरोख्त करने का दावा कर रहे थे वो तो हमारे जैसा था उसमें इतनी महंगी घड़ी खरीदने की सकत नहीं थी। अगर आप दुकान ही देख लेना, वो इस्लामाबाद वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, दैट दुकान हैज बीन देयर फॉरएवर। उसने प्लास्टर नहीं कराया था अपनी दुकान का, वो कहाँ से इतनी महंगी खरीदता? बहुत बैड हालात थे। तो इमरान खान के मुताबिक इस्लामाबाद में आर्ट ऑफ टाइम नाम की दुकान पर ये घड़ी जो है जनवरी 2019 में मोहम्मद शफीक को 5 करोड़ रुपए में बेची गई थी और दुकान की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला वैसा नहीं है जैसा कि पीटीआई वाले जो हैं वो कह रहे हैं। नई तहकीकात से मज़ीद सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। मोहम्मद शफीक के बैंक खातों में 2019 से अब तक सबसे ज़्यादा पता है कितने पैसे रहे हैं? 45 लाख रुपए। मतलब वहाँ करोड़ों की बात हो रही है, या दुकान की हालत से आपको पता चल जाएगा। 2018 से 2020 तक दुकानदार की खालिस खरीदारी तकरीबन 2 करोड़ की रही है, जबकि रसीद के मुताबिक घड़ी 5 करोड़ में बेची गई है। अगर मान लिया जाए कि घड़ी यहीं फरोख्त हुई है तो खरीदारी का रिकॉर्ड वगैरह कुछ तो होना चाहिए, या 7 करोड़, ये कुछ तो ट्रांजैक्शंस हों। खैर, द न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी जो इस मामले में घुस के बैठे हुए हैं, हाँ जी उनसे जानते हैं। साथ ही हमारे कासिम, अब बताइएगा, अच्छा, एक सवाल ये भी तो है ना कि रिपोर्ट कह रही है इमरान खान की मुहैया करदा रसीद के मुताबिक जो है, जिन आपने जो रिपोर्ट फाइल की है, उस घड़ी को जिन लोगों को ये घड़ी बेची गई है वो अपेरेंटली इसकी कुव्वत ख़रीद नहीं रखते। क्या पॉसिबिलिटी है कि उनके पास इतनी रकम हो लेकिन जिस तरह सब करते हैं उन्होंने रकम जाहिर ना की हो अपने गोशवारों में? जिस वक्त इन्होंने इमरान खान साहब ने फ़रोख्त की थी घड़ी उनके मुताबिक आर्ट ऑफ टाइम को, तब जो दुकान के मालिक थे वो मोहम्मद शफीक थे और हमने सुना है उनसे भी जुल्फी बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और दीगर रहनुमा जो हैं पीटीआई के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और उन्होंने कहा है कि इन्होंने किसी शफीक नामी बंदे को दी थी जो पहले इस शॉप को ओन करता था। एजाज सैयद साहब थे, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उस शॉप के ऊपर, जैसी वो शॉप जो उससे तासुर मिल रहा था उस शॉप के हालात देख के बिल्कुल वैसा ही तासुर मिलता है जब आप शफीक के
ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है उनकी देखते हैं और उनकी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं और उसमें जो उनका बिजनेस कैपिटल है, आर्ट ऑफ टाइम की जो उन्होंने शॉप जो डिक्लेयर की है उसका जो वो सब कुछ शो कर रहे हैं, परचेज शो कर रहे हैं, सेल शो कर रहे हैं, उसमें तो उन्होंने इन 2018 से 2022 तक भी अगर हम देखें इन 5 सालों में, तो कुल जो उनकी फरोख्त है घड़ियों की और जो खरीदारी है वो टोटल जो है 20 लाख रुपए तक की है। बैंक स्टेटमेंट जो हैं शफीक साहब की वो भी रिपोर्ट हुई हैं और उनमें भी कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं नज़र आ रही। इस पूरे इस साल में 2019 से लेकर 2020 तक का निकाला था ना, उनके पास उनके बैंक में कभी इतनी ज़्यादा रकम गई है, मतलब उनके जो मैक्सिमम रकम गई है वो 45 लाख रुपीस 4.5 मिलियन तक गई थी और वो भी अभी 2021 में। तो जो 2018-19 का जो रिकॉर्ड है जिस वक्त खान साहब कहते हैं उन्होंने बेची है, उसमें भी उनके नहीं है इतनी कोई ज़्यादा रकम उनके बैंक अकाउंट में। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह का कोई जो है उसके हालात उनके रिकॉर्ड से जो वो डिक्लेरेशन जो है मोहम्मद शफीक साहब की, उससे ये साबित नहीं होता कहीं से भी कि वो ये घड़ी खरीद सकते हैं। हमें बातें पता चलती हैं और आपसे भी हमारी बात होती रहती है, हम पढ़ते भी हैं, तो ये कोई ऐसी इन्होंने स्ट्रेटजी खेली जो कि समझ रहे थे तहकीकात नहीं होगी, लेकिन अब होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इस घड़ी का उमर फारूक ज़हूर की मलकियत में होना भी एक बड़ा अहम बात है। और इसलिए आपको पता ही है कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये कहते हैं कि उन्होंने घड़ी इस्लामाबाद में बेची, वहाँ से आगे फ़रोख्त हो गई होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर हुआ हो तो आर्ट ऑफ टाइम जो ये दुकान है उसके गोशवारों में इस फ़रोख्त का जिक्र भी होना चाहिए था। तो क्या ऐसा आपको नज़र आया है कुछ? देखिए बिल्कुल ऐसे है जैसा मैंने आपको अभी मेंशन किया है कि उनके जो उनकी अपनी जो डिक्लेरेशन थी उनके टैक्स रिकॉर्ड्स में, उनमें उन्होंने अपना ये जो बिज़नेस था सारा आर्ट ऑफ टाइम का, इसकी भी एक एक चीज़ जो है डिक्लेयर की हुई थी कि हर साल कितने फ़र्ज़ करें उनके स्टॉक्स थे, कितनी घड़ियाँ उनके पास थी, फिर कितनी उन्होंने घड़ियाँ ख़रीदी, कितनी घड़ियाँ उन्होंने बेची, कितना स्टॉक उन्होंने ख़रीदा, कितना स्टॉक उन्होंने सेल किया। तो कहीं पर भी इतनी जो है इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं थी। तो पूरे उनकी आप सालों की भी अगर निकालें तो जैसा मैंने आपको बताया कि उधर उन्होंने सिर्फ डिक्लेयर की हुई थी कि 20 लाख रुपए की उन्होंने 4 सालों में 5 सालों में जो है घड़ियों की फ़रोख्त की है। और मैं आपको बताता चलूँ जो स्टॉक भी होता है ना, देखें इतनी महंगी घड़ी वो किस तरह ले सकते हैं जब एक जो घड़ी का स्टोर है उसके पास करोड़ों की नहीं है, तो टोटल खरीदो फरोख्त अपनी टोटल खरीदो फरोख्त 20 लाख की बताई हुई है। मैक्सिमम बैलेंस जो एक टाइम पे इनके बैंक अकाउंट में अचीव हुआ है वो 4.5 मिलियन है। सो यहाँ कहाँ 5 और कहाँ 7 करोड़। थैंक यू कासिम फॉर अपडेटिंग अस एंड this seems clearly a cover up। अच्छा, ये खाना रेफरेंस में समाज जो है इस वक्त एज वी स्पीक ये चल भी रही है, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी अपडेटेड जियो न्यूज़ की तरफ से।